हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सामान्य प्रबंधन की झंडा सीरीज में। और झंडा सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वित्तीय प्रबंध। जी हाँ, वित्तीय प्रबंध से बनने वाले तमाम प्रश्नों की बात करेंगे इस वीडियो में, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। एमपी पटवारी परीक्षा जो है नज़दीक आ रही है साथियों, तो आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरह चल रही होगी, आई होप। तो चलिए वक्त न बर्बाद करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आप वित्तीय प्रबंध से बनने वाले तमाम प्रश्नों को। देखिएगा साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है, ध्यान दीजिएगा। मध्यकालीन वित्तीय नियोजन की अवधि कितनी होती है साथियों? देखिएगा, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ए बी सी डी में आपको आंसर देना रहेगा साथियों। अगर इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 5 वर्ष। याद रखिएगा, 1 से 5 वर्ष जो है इसका राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट रहेगा साथियों। क्लियर है? 1 से 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी लगाइए, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कार्यशील पूंजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, हमने पूंजी पढ़ा है, मतलब पूंजी के प्रकार पढ़ा है साथियों। स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, है ना, इस प्रकार की पूंजी, दो प्रकार की पूंजी पढ़ा है। तो यहाँ पर कार्यशील पूंजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो देखिएगा, जो कार्यशील पूंजी होती है वो अल्पकालीन पूंजी होती है साथियों। देखिएगा, कार्यशील पूंजी जो होती है वो अल्पकालीन पूंजी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट रहेगा। इसके अलावा कार्यशील जो पूंजी होती है वो चक्रशील पूंजी होती है। चक्रशील कैसे पूंजी होती है? देखिए, कार्यशील जो पूंजी होती है कम समय के लिए होती है। अगर हम बात करें तो इसका एक चक्र होता है साथियों। कैसे चक्र होता है? जैसे आपके पास अभी रोकड़ है, तो रोकड़ के बाद आप कोई कच्चा माल खरीदेंगे, तो कच्चे माल के बाद फिर आपका निर्मित माल होगा, और निर्मित माल जैसे आपका प्रोडक्ट तैयार होगा तो आपको मार्केट में सेल करना पड़ेगा, और जैसे सेल करेंगे तो फिर से वापस आपके पास रोकड़ ही आ जाएगा, या लेनदार बीच में आएगा, है ना। तो लेनदार आपको रोकड़ ही देगा, तो वापस ये चक्र चल रहा है ना, ये आपका साइकिल चल रहा है, यानी आप गोल गोल आपका जो आ रहा है वापस से वो रोकड़ ही तो आ रहा है बार बार, है ना। तो विशेष रूप से क्या हो जाएगा? कार्यशील पूंजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चक्रशील पूंजी भी कहा जाता है। देखिए, तरलता मतलब यूं समझिए कि नकदी की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइटर रहेगा। क्लियर है? तो अल्पकालीन पूंजी भी इसका राइट है, चक्रशील पूंजी भी राइट है, तरलशील पूंजी भी इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर लगाइएगा। फाइनली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत, व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत किस प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है? व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत किस प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपके ABCD में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर चूज करना रहेगा साथियों। यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर व्यावसायिक वित्त की, तो देखिएगा केवल स्वामी पूंजी के लिए बात की जा रही है क्या यहाँ पर? इसके अलावा सेकंड ऑप्शन दिया है क्या केवल पूंजी ऋण की बात की जा रही है क्या? इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन दिया है स्वामी पूंजी ऋण पूंजी दोनों की, या उपरोक्त में से कोई नहीं साथियों। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी लगाइए इसका राइट आंसर। स्वामी मतलब स्वामित्व की बात कर रहे हैं, स्वामी पूंजी मतलब जो पूंजी का स्वामी है, यानी जिसे आप स्वामित्व पूंजी बोल सकते हैं या फिर ऋण पूंजी, दोनों, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यवसायिक वित्त के अंतर्गत जो पूंजी लगाते हैं ना, यानी व्यवसाय के जो व्यवसाय में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हो सकता है आपकी स्वामित्व की खुद की पूंजी हो, और इसके अलावा खुद की पूंजी के अलावा भी आपने ऋण की पूंजी ली हो, है ना, तो दोनों हो सकता है साथियों। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, यहाँ पर वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र है। अब तो वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र कौन कौन सा है? यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्या वित्तीय नियोजन है, शुद्ध लाभ का आकलन है, या फिर आपका वित्तीय नियंत्रण है साथियों? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिए, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो बी आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको, तो देखिएगा इसको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, शुद्ध लाभ का आकलन। जी हाँ, शुद्ध लाभ का आकलन क्या हो जाएगा? आपका वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र कहलाएगा साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं साथियों। देखिएगा, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? ये ऑप्शन में आपके कार्य दिए गए हैं साथियों, वित्तीय प्रबंध के कार्य दिए गए हैं, वो आपके कौन कौन से कार्य हैं ये आपको कंफर्म करना है। देखिएगा, क्या वित्तीय नियोजन वित्तीय प्रबंध का कार्य है, या फिर वित्तीय प्राप्त व्यवस्था, या फिर शुद्ध लाभ विभाजन? तो देखिएगा, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा राइट आंसर साथियों। क्लियर है?
देखिएगा ऑप्शन नंबर डी क्यों हो जाएगा, वित्तीय नियोजन वित्तीय प्रबंध का ही कार्य है साथियों, याद रखिएगा, है ना, पैसों का मैनेजमेंट करना, है ना, क्या है, वित्तीय नियोजन का ही कार्य है। क्लियर है। वित्तीय प्राप्त व्यवस्था, है ना, वित्तीय प्राप्त व्यवस्था, ये भी नियोजन वित्तीय प्रबंध का ही कार्य है। शुद्ध लाभ विभाजन, है ना, ये भी वित्तीय प्रबंध का ही प्रमुख कार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। देखिएगा वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य देखिएगा साथियों, लाभ अधिक, यहाँ पर देखिएगा अधिकतमीकरण या फिर संपत्ति अधिकतमीकरण की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन के रिगार्डिंग अगर बात करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर की अगर हम बात करें तो साथियों याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लाभ अधिकतमीकरण यानी ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट रहेगा साथियों। क्लियर है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है साथियों। सबसे पहले सफलता के लिए आज ही सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके को, और जी हाँ बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा साथियों, दीर्घकालीन व्यावसायिक वित्त कितने समय के लिए होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा साथियों, ये दिमाग में रखना होगा आपको, और दिमाग में बैठा कर रखना कि दीर्घकालीन, अल्पकालीन, है ना, मध्यकालीन, ये सारे टर्म है साथियों, है ना, ये याद ही रखना है आपको। दीर्घकालीन व्यावसायिक वित्त कितने समय के लिए होता है। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको बात करनी होगी। यहाँ पर देखिएगा ये 4 ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे होंगे, दीर्घकालीन की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा इनमें से अगर हमको राइट आंसर चुनना होगा तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दीर्घकालीन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले सफलता के लिए सब्सक्राइब करें आज ही स्टडी फॉर जी के चैनल। क्लियर है। चलिए टीवीएम का पूर्ण रूप, जी हाँ टीवीएम का पूर्ण रूप क्या है, ये ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। देखिएगा यहाँ पर बाजार का मूल प्रसारण, या पर सीमांत का कुल प्रसारण, या फिर यह देखिएगा मुद्रा का समय मूल्य। देखिएगा यहाँ पर मुद्रा का या फिर मुद्रा का कुल मूल्य। देखिएगा इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें, यहाँ पर पूर्ण रूप की बात की जा रही है, बशर्ते अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पर जो हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। याद रखिएगा टी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम हो जाएगा, है ना, भी मतलब वैल्यू हो जाएगी, और एम मतलब मनी हो जाएगा। तो देख लीजिए तीनों ऑप्शन आपके कहाँ पर मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में। जी हाँ ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा का समय मूल्य क्या हो जाएगा, टीवीएम का पूर्ण रूप क्या है, मुद्रा का समय मूल्य साथियों। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पर मुद्रा का एक समय मूल्य होता है जो निम्न में से किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है, चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं ना। देखिएगा यहाँ पर मुद्रा का एक समय मूल्य होता है जो निम्न में से किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है। देखिएगा इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। इसका राइट आंसर देखिएगा, इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्या बाजार मूल्य की बात कर रहा है, वर्तमान मूल्य की बात कर रहा है, क्या अंकित मूल्य की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है वर्तमान मूल्य की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, वर्तमान मूल्य। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है वर्तमान मूल्य में, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट रहेगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। मुद्रा एक समय मूल्य होता है जो निम्न में से किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है साथियों, वर्तमान मूल्य को प्रदर्शित करता है साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, नगद प्रवाह को कहा जाता है साथियों। नगद प्रवाह को क्या कहा जाता है, क्या सकारात्मक नगद प्रवाह कहा जाता है, क्या नकारात्मक कहा जाता है नगद प्रवाह, या फिर संतुलित नगद प्रवाह कहा जाता है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सकारात्मक नगद प्रवाह की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, नकारात्मक नहीं सकारात्मक नगद प्रवाह की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट रहेगा साथियों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्वेश्चन को पहले भली भांति समझिएगा साथियों, है ना। यदि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति
है ना। मुद्रास्फीति वस्तु के एक साधारण मूल्य के जो वस्तु का एक सामान्य मूल्य होता है उस मूल्य में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। आप सभी जानते होंगे लगभग, है ना। मुद्रास्फीति की दर अधिक है तो बट्टा दर समानता होती है। क्या कम होगी बट्टा दर, या फिर आप यूँ समझिए अधिक होगी, या संतुलित होगी, या अस्थिर होगी। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा साथियों। यहाँ पर जो बात की जा रही है, विषम नगद प्रवाह को किसके द्वारा तुलनीय बनाया जा सकता है। विषम नगद प्रवाह को किसके द्वारा तुलनीय बनाया जा सकता है। क्या बट्टा तकनीक के माध्यम से, चक्रवृद्धि तकनीक के माध्यम से, या ये ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं साथियों, है ना। इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें, देखिए चलिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देख लीजिएगा, इसके राइट आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। ए और बी दोनों, जी हाँ, ए और बी दोनों रहेगा इसका राइट आंसर साथियों। याद रखिएगा, बट्टा तकनीक और चक्रवृद्धि तकनीक दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। पोर्टफोलियो, जी हाँ, पोर्टफोलियो के जोखिम की माप की जा सकती है। पोर्टफोलियो के जोखिम की माप किसके द्वारा की जा सकती है, प्रसरण द्वारा या प्रमाप विचलन द्वारा, है ना। विचलन का मतलब होता है साथियों उतार चढ़ाव, है ना। तो देखिएगा इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो साथियों देखिएगा यहाँ पर तो ये सभी भी ऑप्शन दिया गया है और ये और भी दोनों भी दिए गए, तो इसको क्रॉस कर दीजिएगा, है ना। इसके अलावा ये सभी ऑप्शन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट रहेगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट रहेगा, प्रसरण द्वारा, प्रमाप विचलन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 14 की। झंडा सीरीज के क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। वित्तीय प्रबंध से बनने वाले तमाम प्रश्नों को रखा है साथियों, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, बाजार जोखिम एक प्रकार का जोखिम है। आपके ये जोखिम है, किस प्रकार का आखिर जोखिम है, ये ऑप्शन के रिगार्डिंग ही आपको आंसर देना है। देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो देखिएगा, बाजार जोखिम जो है वो किस प्रकार का है। क्या व्यवस्थित जोखिम है, अव्यवस्थित है, या फिर ए और बी दोनों हैं। चलिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यवस्थित जोखिम। क्लियर है, बाजार जोखिम एक प्रकार का क्या है, एक व्यवस्थित जोखिम है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। उच्च उत्पादन लागत एक प्रकार का जोखिम है। उच्च उत्पादन लागत एक प्रकार का जोखिम है। किस प्रकार का जोखिम है, ये देखिएगा। यहाँ पर भी वही ऑप्शन है, व्यवस्थित है, अव्यवस्थित है। तो देखिए उसमें व्यवस्थित था, इसमें हो जाएगा अव्यवस्थित जोखिम है। किस टाइप का जोखिम है ये, अव्यवस्थित जोखिम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। पूंजी संरचना प्लस चालू दायित्व बराबर होता है। यहाँ पर पूंजी संरचना और चालू दायित्व बराबर क्या होता है, क्या अंश संरचना होता है, वित्तीय संरचना होता है, ऋण संरचना होता है साथियों। तो देखिएगा इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूंजी संरचना, है ना। पूंजी संरचना की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पूंजी संरचना और चालू दायित्व संरचना की बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऋण संरचना। कहाँ पर है ऋण संरचना, ऑप्शन नंबर सी में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है, ऋण संरचना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी संरचना प्लस चालू दायित्व संरचना बराबर होता है ऋण संरचना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप बात कर रहे हैं 17 की, है ना। उच्च पूंजी मिलान कब श्रेष्ठतर होता है। उच्च पूंजी मिलान जो होता है वो कब क्या श्रेष्ठतर होता है। तो देखिएगा ऑप्शन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे इसका सटीक जो आंसर हो जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो तेजी की दशा में, तेजी की दशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, तेजी की दशा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो बात की जा रही है, कौन सा पूंजी दंतीकरण का प्रकार है। पूंजी दंतीकरण का प्रकार है, देखिएगा कौन सा पूंजी दंतीकरण का प्रकार है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उच्च दंतीकरण, और नीचे दिया गया है आपका सेकंड नंबर में निम्न दंतीकरण, और फिर मध्य दंतीकरण। राइट आंसर की अगर आप बात करें साथियों तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा राइट आंसर साथियों, है ना। मध्य दंतीकरण, निम्न दंतीकरण, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 19 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, उच्च पूंजी दंतीकरण कब श्रेष्ठ होता है। देखिएगा उच्च पूंजी की बात कर रहे हैं ना, उच्च पूंजी दंतीकरण कब श्रेष्ठ होगा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर रहेगा तेजी काल में,
ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर रहेगा तेजी काल में। ऑप्शन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तेजी काल में सर। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, वो दबा के लाइक कीजिएगा साथियों, ईमानदारी से लाइक कीजिएगा और सबसे पहले सफलता के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा स्टडी फॉर जीके यूट्यूब चैनल। देखिएगा, पूंजी संरचना में निर्धारित ब्याज की प्रतिभूतियों को कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? क्या चालक उत्तोलक कहते हैं, वित्तीय उत्तोलक कहते हैं, समग्र उत्तोलक कहते हैं? उत्तोलक। तो देखिएगा इसके राइट आंसर की बात करते हैं साथियों। इसके राइट आंसर की अगर बात करें पूंजी संरचना में, है ना, तो पूंजी संरचना में अगर हम बात करें तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय उत्तोलक। साथियों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाइएगा, वित्तीय उत्तोलक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर चूज कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा राइट आंसर साथियों। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, दबा के लाइक कीजिएगा जी हाँ, और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए पूंजी संरचना में निर्धारित ब्याज की प्रतिभूतियों को क्या कहते हैं साथियों? वित्तीय उत्तोलक कहते हैं, वित्तीय उत्तोलक कहते हैं साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।